अगर मान लीजिए आपकी 100 यूनिट बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी और आप 95 पे काम कर रहे हो, बाय एनी चांस अगर आपका प्रोडक्शन स्टॉपेज हो गया, आपकी मार्केट डिमांड आपके हाथ से चली जाएगी। जब इंडियंस बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर भी उनकी अप्रोच और थॉट प्रोसेस यही रहता है कि मैं 8 की जगह 9 घंटे काम कर लूँ या 10 घंटे काम कर लूँ। आपका अगर वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होगा, आपकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। अगर आप सप्लाई चेन के आदमी हैं और आपने अपना कैरियर वेयर हाउसिंग से शुरू करा, सो आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 साल के अंदर में आई विल बिकम अ कंप्लीट वेयर हाउस प्रोफेशनल। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो आप लॉजिस्टिक्स को इतना वेटेज क्यों देते हैं? फिनिश गुड्स क्रिएशन से लेके और फिनिश गुड्स को कस्टमर और कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचाने का सारी जिम्मेदारी जो है वो लॉजिस्टिक्स फंक्शन की है। किसी कारण से आपकी सप्लाईज आने में देर हो गई और आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, तो लॉस ऑफ टाइम जो आपका हुआ प्रोडक्शन के दौरान, दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर अगेन। Exactly. अगर मैं बैठा हूँ 21 तारीख को, अगर 21 तारीख की ए शिफ्ट में सुबह 6 से लेके रात में 10 बजे के बीच में, यानी 2 शिफ्ट प्रोडक्शन मेरा लॉस हो गया प्रोडक्शन में, ये पूरे मेरे सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट 1 हफ्ते के लिए इंडिया में रोक दिया जाए, तो आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी रिसेंट का यूएस इजराइल और ईरान वॉर। MBA या PGDM, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट में आप क्या चूज करोगे आज? MBA लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट इज माय नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है ना सर, यहाँ पैसे कम है, काम ज्यादा कराते हैं। नहीं, यहाँ पैसे बहुत हैं, आप कमाने वाले बनिए, आप अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, आपको पैसे बहुत मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में जो भी स्टूडेंट MBA और PGDM करने जा रहे हैं और वो स्ट्रीम को लेके कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या HR में जाएं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएं, या फिर अभी एक ऐसी स्ट्रीम है जो बहुत ही हिडन थी, बहुत ही अंडररेटेड थी, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जिसके बारे में लोगों ने ज्यादा सुना नहीं है, लेकिन वो हर बिजनेस की बैकबोन होती है। अगर सही टाइम पर सप्लाई नहीं हुआ प्रोडक्ट और जो आपका लॉजिस्टिक्स है वो उस ऑन टाइम आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, साइट पर नहीं पहुंचा, तो आपका पूरा बिजनेस हिल जाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सेल्स तो हो जाएगी, एक बार ऑर्डर तो आ जाएगा अगर मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा है और डिमांड है तो, बट अगर आपकी सप्लाई खराब है तो वो आपकी कंपनी की रेपुटेशन को ले गुजरेगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे होता है, इसमें MBA करें या PGDM करें, कहाँ से करें, क्यों करें। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें MBA भी होता है या PGDM होता है। लाइक यू गाइज, हो सकता है कि आपको मुझसे ज्यादा पता हो, तो आई एम हेयर फॉर यू कि आपके क्वेश्चन मुझे यहाँ पूछने हैं कि सर मैं क्यों करूं, कब करूं, कैसे करूं। सो 29 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन इंडस्ट्री एंड टोटल एक्सपीरियंस इज 32 इयर्स। सो मिस्टर सुधांशु कुमार सर आज हमारे साथ हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, एंड नाम नहीं लेंगे इंस्टीट्यूट का, बट डायरेक्टर हैं अभी एक जगह पर, जिसको हम मे बी इन नए कुछ पॉडकास्ट आएंगे उसमें फर्दर आपको डिस्क्लोज करेंगे। तो अभी हम किसी एडमिशन के लिए अप्रोच नहीं करें, हमारा काम है आपको इस पूरी स्ट्रीम को समझाना। तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, स्वागत है आपके इस पॉडकास्ट में। थैंक यू ध्रुव फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर मतलब इट्स ऑलवेज अ हॉनर दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं ये नहीं सोच रहा कि हम ये MBA और PGDM पे डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ क्लास फॉर मी फॉर 1 आवर, कि आप मुझे कंसल्ट कर रहे हैं कि अगर मुझे कल MBA और PGDM करवाना है या करना है, या मेरे किसी कलीग को करना है या मेरे किसी भाई को करना है, तो मैं उसको समझा पाऊँ कि टॉपिक क्या है। तो आप मुझे बिल्कुल इनिशियल से और बेसिक से बताइए कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट होता क्या है। सो ध्रुव, पहले के पॉडकास्ट में जो अपन ने डिस्कशन किया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने बात करी थी MBA और PGDM के बारे में, जहां पर वी अंडरस्टूड कि MBA और PGDM में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की। आप किसी भी तरीके का जब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं PG लेवल पे, आपको मैनेजमेंट का स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करने के लिए जी। उनमें से एक स्पेशलाइजेशन होता है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और जो मेरे बेसिक ब्रेड एंड बटर का जरिया रहा है मेरे पूरे कैरियर में, वो था लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। बहुत बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या।
अगर मैं बहुत ही कन्वेंशनल डेफिनेशंस पे जाऊं जो कि बुक्स में लिखी हुई है और जो जनरली बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो शुरू करते हैं सोर्सिंग के साथ में और खत्म करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इससे भी आगे है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुरू होता है डिमांड प्लानिंग से। डिमांड प्लानिंग क्या है? इट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट प्लेस। ठीक है, एक छोटी सी शॉप्स की रिक्वायरमेंट से शुरू करके और पैन इंडिया लेवल तक डिमांड को कंसोलिडेट करना और उसको फिर स्टैटिस्टिकल मेथड से इवैल्यूएट करना। सो जब हम खाली स्टैटिस्टिकल या हिस्टोरिकल डेटा लेके चलते हैं, वो डिमांड फोरकास्ट हो जाती है। और उसमें जब मैं मार्केट के इनपुट्स को इंक्लूड करता हूँ, दैट बिकम्स द डिमांड प्लानिंग। इट इज ऑल अबाउट अ नंबर गेम। यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किसी भी ज्योग्राफी में, लोकेशन में, शॉप में कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना और वो आगे सेकेंड लेवल ऑफ जो डिमांड एंड सप्लाई जो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई प्लानिंग सप्लाई चेन है, उसके नेक्स्ट लेवल पे पास ऑन करना। तो फर्स्ट लेवल हो गया डिमांड प्लानिंग। सेकेंड लेवल है सप्लाई प्लानिंग। ठीक है, सप्लाई प्लानिंग इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। इट इज अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग अगेन इसके दो सब फंक्शन है। एक कैपेसिटी प्लानिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस which includes your own manufacturing facility और co-pack locations। दूसरा कैपेसिटी प्लानिंग ऑफ योर वेयरहाउस, जहां पर आप स्टॉक रखेंगे, where you are going to keep the inventories। एंड इसी का एक सब पार्ट है और है सप्लाई प्लानिंग का, which is called distribution planning, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे once the finished goods के स्टेज को हम क्रॉस करेंगे। तो ये जो पूरा प्लानिंग है, ये कहलाता है सप्लाई प्लानिंग रोल। ओके, और ये भी बहुत टीडियस है। आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, आपको हर एक मशीन की कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, ग्रॉस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। एंड आप ये समझ के चलिए, अगर आपके पास में 10 प्लांट है पैन इंडिया लेवल पे, आपको हर एक मशीन की डिटेलिंग मालूम होनी चाहिए फॉर एलोकेटिंग द जॉब्स। ओके, जो डिमांड मार्केट से आई है उसको आप स्टॉक से नेट ऑफ करेंगे, वॉट एवर द स्टॉक्स आर लाइंग इन द वेयर हाउस, और उस स्टॉक को जिस ज्योग्राफी में रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसके हिसाब से आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अवेलेबल है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफीज, उस लोकेशन पे आप उसको एलोकेट करेंगे। ठीक, वहां पर लाइन बैलेंसिंग है और बाकी चीजें हैं, उनके ऊपर बात होती है। ठीक है, वहां से जब इन्होंने शिफ्ट किया, थर्ड स्टेज आती है प्रोडक्शन प्लानिंग की। सो जब सप्लाई प्लानर ने एलोकेट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस को, मान लीजिए इफ आई एम अ प्रोडक्शन प्लानर, सो मैं एक यूनिट देख रहा हूँ और मेरे को अपने मशीन में उस जॉब जो भी मेरे को फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना, उसको एलोकेट करना है जॉब्स को। मेरे को एक हफ्ते में या 15 दिन में या एक महीने में वो प्रोडक्शन करके देना है, ताकि वापस स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट हो सके मार्केट प्लेस में। तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग का काम है। जब प्रोडक्शन प्लानिंग करता है, उसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक, उसको प्रोडक्शन राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्शन राउटिंग क्या है कि मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज कहाँ से शुरू होगा मेरा प्रोसेस, और फाइनली फिनिश गुड बनने तक में किन किन प्रोसेस से होके जाएगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें क्या कंडीशंस होंगी, वो सारी चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, जब ये प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग का। मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग क्या है? इट इज अबाउट कैलकुलेटिंग योर रॉ एंड पैकिंग मटेरियल्स रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द प्लान यू हैव। अब उसमें 2 तरीके से काम होता है। अगर आप एनुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जब आप लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपको बुक करने हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका एनुअल प्लान है उसको पकड़ेंगे, जो डिमांड प्लानर ने बनाया होगा पूरे साल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपका हॉराइजन छोटा है, उसमें अगर आपका 3 महीने का है, तो आपका जो रोलिंग प्रोडक्शन प्लान है उसके ऊपर आप काम करेंगे, जो कि M0, M1, M2 रहेगा। M0 इज वेरी करंट मंथ। सपोजिंगली इफ आई एम सिटिंग इन द मंथ ऑफ से जून टुडे, तो मेरे लिए M0 विल बी जुलाई, M1 विल बी अगस्त, M2 विल बी सितंबर। मैं जब जुलाई में बैठा रहूंगा 15-20 जुलाई के आसपास, M0 विल बिकम अगस्त, M1 विल बिकम सितंबर, M2 विल बिकम अक्टूबर। बट ये हर इंडस्ट्री में टर्म्स अलग रहते होंगे ना? हाँ, कंसेप्चुअली अगर आप समझ जाएंगे तो चीजें ठीक है। M0, M1, M2 कह लीजिए, या फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ कह लीजिए, वॉट एवर द टर्म यू वांट टू यूज, इट इज अप टू यू। ठीक, तो अब वहां पर रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक आपका कंपोनेंट है जहां पर आपका जो प्रोडक्शन का प्लान आया हुआ है वो लेंगे, वो सिस्टम में अपलोड करेंगे। और सेकंड है आपका बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल इज बेसिकली स्टैंडर्ड बैच साइज है,
किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जा रहे हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज क्या है। ठीक। इसका एक कंप्लीट जो डेटा है वो बिल ऑफ मटेरियल कहलाता है। ठीक है। इन दो के बेसिस पे फिर आपको इंडिविजुअल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो यहाँ तक आपको मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग हो गया। ठीक है। थर्ड स्टेज आती है फिर आपकी सोर्सिंग की। सोर्सिंग में और परचेजिंग है, दो टर्म्स हैं और इनका जो अम्ब्रेला है उसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ठीक है। सो प्रोक्योरमेंट के अंदर में सोर्सिंग भी आती है और परचेजिंग भी आती है। सोर्सिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द सप्लायर, ब्रिंगिंग देम ऑन बोर्ड, having the commercial negotiations, evaluating their performances, placing the contracts, long term, short term or spot, whatever it is. Okay. तो ये सारी चीजें हैं। और परचेजिंग में क्या है, परचेजिंग इज मोर अबाउट एग्जीक्यूशंस जॉब, जो कि प्लांट में होता है जहां पर एक्चुअली एक्शन हो रहा है। वहां पर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बनाए उसके अगेंस्ट में पीओ बना के शेड्यूल रिलीज करना है, वेंडर से फॉलो अप करना है, मटेरियल मंगाना है, इनवॉइस मतलब मटेरियल आने के बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन करा के क्लियर करा के आगे जाना है। तो ये प्रोसेस हो गया। फिर वहां से इन्वेंट्री का इनवॉइस आपको एक्सपेडाइट कराना ताकि वेंडर का टाइमली पेमेंट हो जाए। फिर वेंडर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उनके जो केपीआईज हैं उनको इवेलुएट करना कि किसने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये आपका ओवरऑल प्रोक्योरमेंट हो गया। फिर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट, पूरी कंपनी हो गई सर। हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका स्टोर मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद में आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद में फिर आपका फिनिश गुड्स बन गया, फिर आपका वेयर हाउसिंग है एंड देन यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। तो जो फाइनली फिर अंत में वो कस्टमर तक पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर, हब एंड स्पोक, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड देन फाइनली इट गोज टू द रिटेलर। सुनकर दिमाग ना फ्लू आउट हो गया। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, ठीक है। फॉर आवर ऑडियंस, फॉर आवर स्टूडेंट, फॉर आवर लर्नर जो इस चैनल को प्यार करते हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए क्वेश्चन है, एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से कैसे कस्टमर तक कैसे पहुंचता है? दो मॉडल्स होते हैं जनरली। हम अभी तक जितना डिस्कशन किया उसमें ये मान के चलते कि मेरा फिनिश गुड्स बन गया। ठीक। अब फिनिश गुड्स बनने के बाद में या तो कंपनी का ओन्ड वेयर हाउस होता है, तो वहां पर वो स्टॉक चला जाता है और उसको प्रॉपर उसके डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दिया जाता है। ठीक। सेकेंड मॉडल ये हो सकता है कि कंपनी कहती है कि मैं वेयर हाउस नहीं होगा, मैं थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करेंगे। So whatever we are producing, it keeps moving to the third party warehouse location. प्रोसेस वहां पर भी यही फॉलो होगा। ठीक है। वो स्टॉक जाएगा, उस अपने डेजिग्नेटेड स्थान पे रखा जाएगा, उसका बाकी स्टॉक कीपिंग होगा, ये मटेरियल इन होगा, रिकॉर्ड्स में जाएगा और उसके बाद में जब उसका डिस्पैच का टाइम आएगा, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज होता है फीफो, विच मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टू इंश्योर द फ्रेशनेस ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपका एक्सपायरी ना हो प्रोडक्ट। तो फीफो फॉलो करके जब डिस्पैच के टाइम पे उसको डिस्पैच कर देंगे। वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में। वेयर हाउसिंग के लिए अगर थर्ड पार्टी है तो आपको वेयर हाउसिंग एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में इट गोज टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू द डीलर एंड फाइनली इट गोज टू द रिटेलर। कभी कभी जो हमारे ई कॉमर्स चैनल्स हैं उसमें हमारा डायरेक्टली वहां से मटेरियल जा सकता है, या मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट तक पहुंचाऊंगा और वहां से फिर मटेरियल लिफ्ट होता है। अगर मैं मॉडर्न ट्रेड की बात करूं तो मॉडर्न ट्रेड में डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो प्राइमरी वेयर हाउस है उसी से हम मॉडर्न ट्रेड के लिए डिस्पैच करते हैं, जो हमारे बिग स्टोर हाउसेज होते हैं। हमारी डेली लाइफ में सप्लाई चेन कैसे यूज होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताइए। सप्लाई चेन का बहुत बेसिक कंसेप्ट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक मटेरियल और एक उसका मूवमेंट। लाइफ के किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ में आप चले जाइए, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द मटेरियल, इट इज अबाउट द पीपल ऑल्सो। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लॉजिस्टिक्स इज इन्वॉल्व्ड। लाइफ में अगर आप लॉजिस्टिक्स को हटा दीजिए, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मुझे अपने घर से यहां पे आना पड़ा, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व थी, ट्रांसपोर्टेशन। मेरे को गाड़ी थी, रास्ता था, अगर मैंने ड्राइवर अगर रखा है तो मेरा मैन पावर था। ठीक है। सो इस तरीके से करके जब आप काम कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मटेरियल के लिए, तो भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो ये मूवमेंट एक पार्ट हो गया। हम जब लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड में बेसिकली दो बिग कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है और दूसरा वेयर हाउसिंग होता है। सो फिनिश गुड्स निकलने से लेके और रिटेल कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में whatever we are doing is basically nothing but the logistics. जहां पर हम मटेरियल स्टोर भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, एट टाइम्स हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं वेयर हाउसेज में। फॉर एग्जांपल मेरे को पैक बल्क पैक में आया, मैं उसको वापस रीऑर्गेनाइज करके दूसरे पैक साइजेस में बना के आगे भेज रहा हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स, एंड लॉजिस्टिक्स इज अ सबसेट ऑफ योर सप्लाई चेन।
सबसेट ऑफ सप्लाई चेन। Yeah. सप्लाई चेन के और क्या क्या सबसेट होते हैं? So it starts from demand planning, supply planning, production planning, material resource planning, purchasing, inventory management, store keeping and inventory management, production, finished goods creation, warehousing, transportation, dispatching material to the distributor, dealer, and to the retailer, and then finally it goes to the customer. You are a PhD student of this topic. I know that, sir. तो these are the subset दोस्तों। तो अगर आपके घर पे एक बिस्किट भी आ रहा है ना पार्ले जी का 5 रुपए का, और आप सोच रहे हो कि वो फैक्ट्री से यूं ही आ गया होगा मेरे घर पे, तो उसके पीछे जो एग्जीक्यूशन है कि पहले आपसे ही पता करा गया होगा आपके वेंडर से कि डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो सर ने बताया कि प्रोडक्ट परचेजिंग होगी, प्रोक्यूरमेंट होगा, फिर मैनेजमेंट होगा, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उसका देखा जाएगा कि भाई ये फीफो के कॉन्सेप्ट पर पहले लोगों के घर तक पहुंच जाए, एक्सपायर ना हो, और वो सब मैनेज करना। इट्स द सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट, एंड इसमें लॉजिस्टिक्स जो है वो एक सबसेट है। बट सर आप जब भी इस टॉपिक के बारे में बात करते हो तो आप कहते हो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो आप लॉजिस्टिक्स को इतना वेटेज क्यों देते हो? लॉजिस्टिक्स आपका जो लास्ट लेग है पूरे सप्लाई चेन को, उसको मैनेज करता है। ठीक है। फिनिश गुड्स क्रिएशन से लेके और फिनिश गुड्स को कस्टमर और कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचाने का सारी जिम्मेदारी जो है वो लॉजिस्टिक्स फंक्शन की है। अगर ये कहीं पर भी कमजोर पड़ेगा तो वॉट एवर द एफर्ट वी हैव डन स्टार्टिंग फ्रॉम डिमांड प्लानिंग टिल कन्वर्टिंग RMPM इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, वो सारा एफर्ट बेकार हो जाएगा। सो इसका स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है लॉजिस्टिक्स का, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल because that ensures not only the timely connection of the material, it also ensures the freshness of the product. It also ensures that material reaches to the customer and consumer in right shape. So आपको वो सारी चीजें कौन इंश्योर कर रहा है? आपका लॉजिस्टिक्स कर रहा है। उसमें अगर कोई भी डेविएशन होगा, प्रोडक्ट जो पहुंचेगा कंज्यूमर के पास में वो राइट शेप में नहीं होगा, राइट तरीके से नहीं पहुंचेगा, और फिर प्रोडक्ट की कंप्लेंट आना शुरू होगा। इट इम्पैक्ट्स द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई MBA और PGDM कर रहा होता है, क्या दोनों में MBA और PGDM सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये। मैं अगर बहुत ब्रीफ अगर आपको समझाऊं तो जब भी MBA अगर स्पेशलाइजेशन की बात होगी तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, कहीं पर उसको लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, कहीं सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहते हैं, बिकॉज वो इंटीग्रल पार्ट है, आप एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। तो अगर मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल रहा हूँ तो उसमें भी लॉजिस्टिक्स इंक्लूडेड है। अगर मैं लॉजिस्टिक्स पे एम्फेसाइज करके लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, उसमें भी वो पूरा साइकिल डिमांड प्लानिंग से लेके फाइनल डिलीवरी टू द कस्टमर और कंज्यूमर सारी चीजें एडेड, पूरा कंप्लीट जर्नी एडेड है। 30 इयर्स पहले जब आपने लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेट पढ़ा था, इंडस्ट्री में काम किया, और आज 2026 इसमें मेजर डिफरेंस आपने क्या देखा? हम लोगों के टाइम पर ये फंक्शन इवॉल्व हो रहा था। जब मैंने कैरियर शुरू करा था तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट टाइप का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। वहां पर कैसा था कि माल टाइम से पहुंचाना, परचेज डिपार्टमेंट एक होता था, वो आइसोलेशन में काम करता था, साइलोज में काम करता था। एक स्टोर फंक्शन होता था, वो साइलोज में काम करता था। एक वेयरहाउस फंक्शन होता था, वो साइलोज में काम करता था। ठीक है। इनके रिपोर्टिंग मैनेजर्स अलग अलग होते थे, तो कोई सिनर्जी नहीं थी तीनों फंक्शंस के बीच में। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो, बिकॉज आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 94, वहां से लेके अगले 10 साल तक मैं बोलूंगा कि इसमें वही बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। लेट 90s में जाके लोगों ने ERP वगैरह इंप्लीमेंट करना शुरू किया ऑर्गेनाइजेशंस ने, एंड दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग दीज फंक्शंस टुगेदर। और फिर 2003-4 के बाद से सप्लाई चेन मैनेजमेंट इवॉल्व होना शुरू हुआ। ओके, मान लीजिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक हफ्ते के लिए इंडिया में रोक दिया जाए तो आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। अभी रिसेंट का US, इजराइल और ईरान वॉर, 20% ऑयल गैस सप्लाई इंपैक्ट हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल नहीं पा रही थी, और उसका इंपैक्ट आप पूरे इकोनॉमी पे देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को खुद आके बताना पड़ा कि आप अपने कंजम्पशन को कम करिए, कूलिंग करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, गोल्ड मत खरीदिए, फॉरेन ट्रिप्स पे मत जाइए। और ये केवल 20% सप्लाई इंपैक्टेड थी, 80% तब भी आ रही थी। अगर 20% सप्लाई चेन अगर मेरी इंपैक्ट कर रही है और उसकी वजह से मेरे को इतने करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन की क्या इंपॉर्टेंस है। गोल्ड ना खरीदने के पीछे उन्होंने क्यों कहा कि गोल्ड मत खरीदिए? उसका बेसिक सिंपल रीजन है कि हम अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो हमारे यहाँ से डॉलर बाहर जा रहा है,
और उस समय पे इट इज अ नीड ऑफ द आवर दैट हम डॉलर को प्रिजर्व करके रखें, बिकॉज हमारा जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर्स में ही होता है। तो उसके लिए डॉलर को प्रिजर्व करने के लिए गोल्ड नहीं खरीदने की सलाह दी थी। अगर हम नहीं खरीद रहे हैं अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, इसका मतलब हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं, और कंजम्पशन कम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट भी कम करेंगे। कभी हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर और इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करेंगे कि डॉलर्स का वैल्यू जो बढ़ता चला जा रहा है उसको स्ट्रेगेंट कैसे करना है, Sure. इन पर्सन लोग अपने खुद की फाइनेंशियल इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग। बट आज ही हमारे टॉपिक नहीं है और ये मैंने क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछा, सो सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं और वो फॉलो करना है नहीं करना ये हम समटाइम्स अलग प्लान करेंगे। तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जब कंपनीज बिल्ड हो रही थी, स्टार्टअप बिल्ड हो रहे होते हैं, तो वो क्या 5 ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखें सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट बनाते टाइम जो बहुत बड़ी गलती करते हैं? आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है। पहला आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका डेटा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। यानी डेटा मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, टाइमली डेटा फ्लो होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। योर जब हम कैपेसिटी प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो आपके जो वेयर हाउसिंग एंड प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं दैट शुड बी इन सिंक विद द मार्केट डिमांड। यूजुअली ये होना चाहिए कि अगर जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसका 65-70% तक मेरा सेल डिमांड होना चाहिए। 20-25-30% अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी, इट इज गुड टू गो विद। ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी से 100 यूनिट बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी और आप 95 पे काम कर रहे हो, बाय एनी चांस अगर आपका प्रोडक्शन स्टॉपेज हो गया, आपकी मार्केट डिमांड आपके यहाँ से चली जाएगी। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जब वो 60-70% तक पहुंचते, स्टार्ट फ्रॉम 50-55%, 60 से 70% की रेंज में जब पहुंचते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर फर्दर एक्सपेंशन। क्योंकि 2-3 साल डाउन द लाइन, 2-3 years डाउन द लाइन, फिर क्या होगा कि आपको और एडिशनल वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी और तब आपको एडिशनल कैपेसिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो आपको कैपेसिटी इवैल्यूएशन के ऊपर काफी अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। दूसरा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो आपके प्रोडक्शन का जो राउटिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। आपकी इफिशियंसीज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, कि अगर आप इफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर एडिंग टू द कॉस्ट। ओके। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है कि द मटेरियल प्लानिंग। मटेरियल प्लानिंग इज अ वेरी क्रूशियल थिंग इन द एंटायर सप्लाई चेन। वो दोनों तरफ है, चाहे रॉ पैकिंग मटेरियल स्टेज पर हो या फिनिश गुड्स स्टेज पर हो। उसका कारण ये है कि जब भी आप कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं या आपके वेयरहाउस में कोई फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है या WIP में कोई माल पड़ा है, बेसिकली इट ब्लॉक्स योर वर्किंग कैपिटल। ठीक। वर्किंग कैपिटल का मतलब कि वो मटेरियल मैंने पैसा देके खरीदा है। अगर मैं इन्वेंट्री को सही स्टॉक लेवल्स पे नहीं रखूंगा तो मेरे को सबसे ज्यादा पहला नुकसान क्या होगा कि मेरे को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेगा। सपोजिंगली मैंने बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया, ओवर इन्वेंट्री कर लिया, मेरे को पैसा कहीं और, मेरे को ज्यादा पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। प्रोबेबली अगर मैंने सही लेवल्स मेंटेन किया होता, ये पैसा मैं किसी और इनिशिएटिव में लगा सकता था, चाहे मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हैं या किसी और दूसरे तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, जहां पर मैं उस पैसे को डाल सकता था अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। परफेक्ट। सेकेंड चीज आती है, जब अगर आपने लोअर इन्वेंट्री रखा है कि आप कह रहे हैं नहीं ठीक है जी मैं वर्किंग कैपिटल और रिलीज करता हूँ और लोअर इन्वेंट्री पे चलेगा, और किसी कारण से आपकी सप्लाईज आने में देर हो गई और आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, तो लॉस ऑफ टाइम जो आपका हुआ प्रोडक्शन के दौरान, दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर अगेन। Exactly. अगर मैं बैठा हूँ 21 तारीख को, अगर 21 तारीख की ए शिफ्ट में सुबह 6 से लेके रात में 10 बजे के बीच में, यानी 2 शिफ्ट प्रोडक्शन मेरा लॉस हो गया प्रोडक्शन में, ये पूरे मेरे सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करेगा और अल्टीमेटली ये मेरे डिमांड को हिट करेगा, क्योंकि वो जो गैप आ गया है मेरे को 8 घंटे का, इट इज नॉट गोइंग टू बी बिल्ट अगेन, सो इट विल टेक टाइम। ठीक है। सो वो एक हो गया जहां पर मेरे को प्लानिंग्स के ऊपर काम करना है, जहां मटेरियल्स के ऊपर उस पे काम करने की जरूरत है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेयर हाउसिंग सिस्टम है दैट शुड बी प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डिजाइंड। आप सही तरीके से स्टॉक को रखिए, प्रॉपर स्टैकिंग के साथ में रखिए। जो लीडिंग FMCG कंपनीज है उनके प्रॉपर गाइडलाइंस होते हैं कि आपको 1 फुट ऊपर रखना है या 1.5 फुट आपको दीवार से पीछे रखना है, ताकि देयर शुड बी प्रॉपर मूवमेंट हो, एयर का मूवमेंट हो, मटेरियल का मूवमेंट हो, मेन का मूवमेंट हो, ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड देन फाइनली और डिलीवरेबल्स है, जो मटेरियल को आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करके सही तरीके से स्टैकिंग बना के उसको आप
शिप करिए और आप फाइनली कस्टमर कंज्यूमर तक पहुंचाइए। इस पूरे प्रोसेस में ये तो की स्किल सेट्स हो गए। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी इंस्टेंट एंड इमीडिएट। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंटरपर्सनल स्किल्स। The communication and interpersonal skill plays a very important role in the success of any supply chain of any organization. अगर मैं हमारे अपने फंक्शनल साइलोज में बैठूं, नहीं मैं इसके अलावा नहीं करता जी, आप देख लो क्या करना है, तो फिर क्या होगा कि मैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए मार्केटिंग या सेल्स ने किसी काम को करने में जो उनका 10 दिन का SLA था, जो स्टैंडर्ड लीड टाइम था, उसको करने में उन्होंने 15 दिन लगा दिए। अब मेरे को प्रोडक्ट एक फाइनाइट डेट पे डिलीवर करना है, मेरे जो 5 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा लॉस करा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या R&D ने ज्यादा लगा दिया, मेरे को अगर कहीं पे स्क्वीज करने का टाइम मिलेगा वो सप्लाई चेन ही मिलेगा। बिल्कुल। और सप्लाई चेन बीइंग द एंड पार्ट ऑफ द डिलीवरी, वो सारा का सारा प्रेशर बिल्ड होता है सप्लाई चेन के ऊपर। वहां पर फिर आपको एडिशनल एफर्ट करने की जरूरत होती है और देन यू हैव टू स्टार्ट स्क्वीजिंग द टाइम एंड यू हैव टू वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव इन टर्म्स ऑफ कैटरिंग टू द मार्केट डिमांड। क्या हर इंडस्ट्री को सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट की जरूरत होती है? मेरे को कोई एक इंडस्ट्री बता दो जिसमें नहीं होती है। मान लीजिए धर्मसूत्र स्टूडियो। धर्मसूत्र स्टूडियो में अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास में जो गेस्ट आया है या आप अगर कहीं आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आप अगर कोई भी टेक्निकल चीजें अगर आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो कैसे कर रहे हैं। खाली यहाँ कमरे में बैठ के ही तो सारे काम नहीं हो रहे हैं। अगर आप इस कमरे से बाहर निकले, इस रूम से बाहर निकले, स्टूडियो से बाहर निकले, एंड वॉट एवर द एक्टिविटीज यू आर प्लानिंग टू कंडक्ट अ पॉडकास्ट। फ्रेंकली आस्किंग एंड आई वांट अ हॉनेस्ट आंसर, हम अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको क्या लगता है, बिकॉज आप तो हमें देख रहे हैं काफी टाइम से, क्या बड़ी गलती कर रहे हैं? मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर हम जिस समय पे काम कर रहे हैं और मैंने अगर अपने प्लानिंग को बहुत ही रोबस्ट रखा हुआ है और मैं अपना क्वालिटी टाइम प्लानिंग पर स्पेंड करता हूँ, एग्जीक्यूशन हमेशा स्मूथ रहेगा। और अगर मेरी अप्रोच ये है कि मैं फायर फाइटिंग मैनेज करने पे ज्यादा टाइम और एनर्जी लगा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा कि एक जगह की फायर फाइटिंग खत्म करूंगा, दूसरी जगह फायर फाइटिंग आएगी, फिर मैं उसको मैनेज करने में लग जाऊंगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं जब इनिशियली जब फायर फाइटिंग स्टेज या मोड में रहूंगा, पहले मैं उसको मैनेज करूंगा बिकॉज आई हैव टू रन द बिजनेस। बट उनकी जो शॉर्टकमिंग्स है उसको मैं अपने प्रोसेस में इनबिल्ड करूंगा और मैं अपने प्रोसेस को स्ट्रेंथन करूंगा और मैं अपने प्लानिंग के ऊपर फोकस करूंगा, ताकि जो अकरेंसेस ऑफ ये फायर फाइटिंग एपिसोड्स हैं ये कम हो जाए। और वो जितने कम होंगे उतना फंक्शन मेरा स्मूथली चलेगा। और उसके लिए जो उसका की टू सक्सेस है वो ये है कि आपको अपने प्लानिंग पर बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ में फोकस करने की जरूरत है। सर, एक कंपनी जिसका सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट बहुत पुअर था, उस वजह से वो कंपनी बंद हो गई, जिसका आप एग्जांपल देना चाहें, जिसकी केस स्टडी आज आप समझाना चाहें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने डाउन साइड पे जाता है या बंद होता है या उसका बिजनेस ड्रॉप करता है या शेयर ऑफ बिजनेस सिग्निफिकेंटली गिरता है, सप्लाई चेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट खाली सप्लाई चेन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अपने R&D पे, प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी उसको काम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर उसका सप्लाई चेन स्ट्रेंथन नहीं होगा, धीरे धीरे करके जब क्वालिटी प्रोडक्ट उसके पास कस्टमर कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंचेगा, तो वो क्या होगा, जो उसके जो सेट ऑफ बायर्स हैं, दे विल स्टार्ट स्विचिंग देयर लॉयल्टी टू ऑन अदर प्रोडक्ट्स। ठीक। आप कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर नाम लेना चाहें तो जैसे आपका नोकिया हो गया, किसी जमाने में बहुत चलता था, अभी आज की तारीख में नाम कहीं नहीं सुनाई पड़ता जी। किसी जमाने में वीडियोकॉन बहुत चलता था, आज की तारीख में अगर मैं टीवी लेने जाता हूँ तो शायद वीडियोकॉन के बारे में बात भी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एज अ कंज्यूमर मैं खरीदने जा रहा हूँ तो मैं बात भी नहीं करता। सैमसंग एंड सोनी, आई थिंक। हाँ, इस तरीके का सोनी है। सोनी बहुत रेप्यूटेड ब्रांड होता था, मतलब वो एक जिसको कहते हैं प्राइड की बात होती थी कि मेरे पास सोनी का प्रोडक्ट है। बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस सोनी के साथ में बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने टीवी खरीदा था, दैट वाज फ्लॉप्ड। मैंने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा था, दैट वाज आल्सो नॉट वर्क। और मैंने 20 साल पहले खरीदा था कुछ 18-20 हजार रुपए का सोनी इरिक्सन मोबाइल भी लिया होगा। सोनी का इरिक्सन मोबाइल नहीं लिया था, बट मैं ये दो प्रोडक्ट का मैं खुद कंज्यूमर रहा हूँ और मेरे को क्वालिटेटिव काफी प्रॉब्लम आया था। एक कि जब आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट आपको जो चीज चाहिए, जिस मेक का चाहिए, जिस फीचर वाले प्रोडक्ट चाहिए, आपको एड में दिखाई दे रहा है, उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट कर दिया है, बट आप जब शॉप पे जा रहे हैं खरीदने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। सो वो जो डिस्कनेक्ट होता है, बिकॉज आप विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो बट आपका शेल्फ पे प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, जो बायर है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। वो एक थॉट प्रोसेस के साथ में जाता है और उसके पास में जो कि आपके पास लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल है, आप उसकी रिक्वायरमेंट को कैटर नहीं कर पाते हो। एंड देन
such kind of buyer are basically switching on other products. बहुत शानदार एंड द बेस्ट एग्जांपल इन इंडिया सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट का, तो वो क्या एक होगा? अगर मैं पूरे सिस्टम में अगर कहीं पर भी बात करूं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत ही यूनिक एग्जांपल अगर आपको देखना है, आप मुंबई का टिफिन जो डब्बा वाला सिस्टम है वो जाके देख लीजिए। उसके बारे में स्टडी करने के लिए बड़े बड़े लोग गए हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं पेप्सिको फ्रिटोले में काम कर रहा था, हमारे यहाँ की उस समय की जो सीईओ थी, ग्लोबल सीईओ थी मिसेस इंदिरा नोई, वो अलॉन्ग विद टाटा जो हैं अपने उनके साथ में जाके रतन टाटा जी के साथ में जाके उन्होंने मुंबई पे उसके ऊपर बाकायदा स्टडी करी थी। दे वेंट देयर, दे मेट विद देम, दे अंडरस्टैंड हाउ दे आर वर्किंग, क्योंकि उनका 1 मिनट का भी डिले नहीं होता है। और जो डब्बा जो वो पिक करते हैं एक हाउस होल्ड से, और जो जिसका डब्बा वो पिक करते हैं उसको पहुंचाने के लिए वो कम से कम 10 हाथों से होके गुजरता है, और उसके बाद में भी वो 1 मिनट का डिले नहीं होता। इस तरीके का सप्लाई चेन उन्होंने पूरा सेट किया हुआ है, एंड दैट्स अ रोल मॉडल फॉर एनी सप्लाई चेन। इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी फॉर ऑल सप्लाई चेन स्टूडेंट्स। Amazon एंड फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट का यूज किस तरीके से करती हैं, एंड हम कैसे सीखें उनको यूज करना? See, they are more technology-driven organizations, tech-driven organizations है। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको Zepto और Blinkit जैसे लोग भी मिलेंगे जो 10 मिनट में डिलीवरी की बात करते हैं। However, उसके कुछ ह्यूमन इंटरवेंशंस अभी बीच में कुछ पॉलिटिशियंस ने रेज भी किए थे है, बट वो उस लेवल पे बात कर रहे हैं जहां पर आपने ऑर्डर किया और विद इन 10 मिनट्स आपको सर्विस डिलीवर आ भी जाता है, और फैक्ट है ये आता भी है। आपने 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी की बात करी थी, तो वो भी है। तो ये सारे शुरुआत कभी आज से अगर आप बात करिए, आज से 10, 12, 15 साल पहले कभी किसी ने सोचा था कि मेरे को कोई भी प्रोडक्ट अगर रिक्वायर्ड हो तो 10 मिनट में आ जाएगा। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन में कहीं सुन रहा था, किसी ने बोला कि जब मेरी जनरेशन के लोग जब छोटे थे तो अपने माँ बाप के लिए हम ही लोग Zepto और Blinkit होते थे कि हम लोगों को दौड़ा दिया जाता था कि जाओ ये लेके आ जाओ, जाओ ये लेके आ जाओ, और हम भागते दौड़ते जाते थे और 5 मिनट में लेके आते थे। आज भी हम तो जी, so that is how it works। तो हम अपनी जनरेशन के Zepto और Blinkit हम खुद थे, अब इसके लिए कंपनीज आ गई हैं। तो किस तरीके से ही काम करते हैं, इनका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी क्या होगा? इनका पहली चीज है कि ये जो कस्टमर का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको ट्रैक करते हैं। डेटा दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द एआई। उनको मालूम रहता कब किस आइटम का पीक ऑर्डर टाइम है, कब लीन ऑर्डर टाइम है। सो इस तरीके की चीजों को मैनेज करते हैं। ये छोटे छोटे डार्क स्टोर्स बिल्ड करते हैं आपके सराउंडिंग एरियाज में, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, और उसके हिसाब से उस साइज ऑफ द डार्क स्टोर दे प्रिपेयर, और वहां पर ये इन्वेंट्रीज को मेंटेन रखते हैं, और इनका रिप्लेनिशमेंट बड़ा फास्ट होता है। तो अगर आप जब 10 मिनट बोल रहे हैं तो इफेक्टिवली उसका जो ट्रांजिट टाइम है वो 3-4 मिनट का है। आपने जैसे ऑर्डर दिया यहाँ पर, वहां पर उसके डिलीवरी बॉयज खड़े रहते हैं, वो जाके तुरंत निकालते हैं, ऑर्डर पिक करते हैं, बिल करते हैं, उसके हाथ में पकड़ाते हैं, और वो बाइक लेके निकल के आता है और आपके यहाँ एंटर करके आपको 10 मिनट में लाके डिलीवर कर देता है। सो जो फिजिकल डिस्टेंस है, जो पहले बहुत दूर से कोई सामान आ रहा होता था, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, और वो उस हिसाब से कैलकुलेट करा है कि आपको जब भी ऑर्डर पिक हो, सो बाय द टाइम जब तक उसको द मोमेंट यू क्लॉक योर ऑर्डर है ना, लॉक योर ऑर्डर, वो क्या करेगा, इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू करेगा, रिट्रीव करेगा, उसकी बिलिंग करेगा, उसको आगे पास ऑन करेगा, एंड Zepto का जो ड्राइवर है वो लेके आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें एक बहुत बड़ा चेंज क्या आएगा इस इंडस्ट्री में, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट में, जो बिल्कुल रातों रात पूरी इंडस्ट्री की हवा बदल देगा? देखिए, काफी चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। जब मैंने कैरियर शुरू किया था और जो अभी स्थिति है उसमें काफी चेंज आ गया है, बट आने वाले समय में आने वाली जनरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि एआई इनेबल्ड या और भी जो एजेंटिक एआई इनेबल्ड जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो उसका सपोर्ट है या टूल्स है, उसको लोग ज्यादा यूज करेंगे, और दिस विल हेल्प देम टू रिड्यूस देयर लीड टाइम्स, जो आज की तारीख में बहुत ही मैनुअल मॉनिटरिंग है। मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं कंपनी में काम कर रहा था, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता था, तो वो मैं बैठा हूँ से पटियाला में, अब उन्होंने बोला माल जी डिस्पैच हो गया, और फैक्ट ऑफ द सिचुएशन इसकी माल उनके पास बना भी नहीं होता था, और वो कहते थे कि शंभू बॉर्डर में आके खड़ा हुआ है। अब हम अपने बंदों को दौड़ा रहे हैं कि यार जाके शंभू बॉर्डर देख के आओ, या किसी को बोला जाके देखो तो गाड़ी नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रहा, टेलीफोन ड्राइवर उसने स्विच ऑफ कर दिया है। तो ये सारी कहानियां चलती थी। आज की तारीख में आपके पास में जीपीएस ड्रिवन है, अगर मैं कभी बोलता हूँ कि मेरा माल डिस्पैच हो गया, मेरे को लोकेशन भेजो,
सही बात। कहाँ मूव कर रहा है मेरे को पता चलेगा। मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम कर रहा था, इट वाज आइसक्रीम इंडस्ट्री। सारे जो हमारे कंटेनर्स मूव करते थे कैलकाटा से गुवाहाटी के लिए, सारे जीपीएस इनेबल्ड होते थे। जो मेरी टीम थी सप्लाई चेन की, वो पूरी की पूरी मॉनिटर करती थी कि कौन सा कंटेनर, आई मीन जो रिफर कंटेनर्स है वो कहाँ पे चला है, कहाँ पे रुका है, कितनी देर के लिए रुका है, उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग प्रॉपर है कि नहीं है, कहाँ पर इशू, ऐसा नहीं ड्राइवर 4 घंटे के लिए रुक गया, एंड दे कीप कोऑर्डिनेटिंग विद द ट्रांसपोर्टर। सो आपको लाइव स्टेटस पता चलता रहता है आपके हर कंसाइनमेंट के मूवमेंट का। वेयर एज जब मैं बात करता हूँ आज से 25 साल पहले की, है ना, उस टाइम पर अगर मेरी जो डिपेंडेंसी थी या वो सारी सप्लायर के ऊपर की, वॉट एवर दे आर कमिटिंग टू अस, उसको मेरे को मान के चलना पड़ता था। तो वो नहीं रह गया अभी। नाउ दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय द टेक। व्हाई यू चूज supply chain and management logistics field in your career? I am logisticians, but not by choice. I am accidental logistician. So मैंने बोला कि मेरी जनरेशन में हमारे पास में उतना बैंडविड्थ नहीं था कि हम अपने कैरियर को डिजाइन कर पाए, प्लान कर पाए, या यू नो इसी डायरेक्शन में जाना है। पीसीएम करा 12th में कि इंजीनियर बन जाएंगे, सेलेक्ट नहीं हुए तो बीए कर लिया, बीए करने के बाद व्हाट नेक्स्ट, तो मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, फिर जॉब लग गई। अच्छा, जॉब मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट होने में, जॉब मिलने में कुछ 8-10 महीने का गैप आ गया, तो उसमें एलएलबी में एडमिशन ले लिया। सो इट वाज नॉट दैट डायरेक्शनली आई वांट टू डू दिस, कि आज की तारीख में बच्चों को देखता हूँ कि नहीं मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो वो 1 साल सेलेक्ट नहीं होंगे, अगले साल फिर प्रिपेयर करेंगे। मेरा एक दोस्त का बेटा है, वो ही इज वेरी डिटरमिन्ड टू क्लियर द कैट एग्जामिनेशन। हमें पहले अटेम्प्ट में दिया कैट में, उसको अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल रहे थे। नाउ ही इज नहीं नथिंग डूइंग, जबकि उसने एलएलबी करा हुआ था, नथिंग डूइंग, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस। तो बच्चों का थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर है कि मेरे को कैट करना है, मेरे को टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में जाना है, दैट्स इट, पीरियड। तो वो हमारे अंदर नहीं था। हमको तो जैसी चीजें आती चली गई, हम अपने कैरियर में आगे बढ़ते चले गए, तो प्लान नहीं करा था हमने। जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, एमबीए और पीजीडीएम परस्यू करने वाले हैं, और वो सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को एज ए फुल टाइम करियर चूज करने वाले हैं, आप उनको क्या टिप्स देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को करने जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव अगर आप सप्लाई चेन चूज करते हैं या कोई भी करते हैं, डिसिप्लिन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। वो हर फंक्शन में जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं सप्लाई चेन के बारे में बात करूं, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन द डेटा मैनेजमेंट, वो बहुत जरूरी है। थर्ड स्किल जो आपके अंदर होना चाहिए, दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, आपका प्लानिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि सप्लाई चेन के अंदर में अगर आपने अपना क्वालिटी टाइम प्लानिंग के ऊपर नहीं लगाया, आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हो अपने केपीआईज को डिलीवर करने के लिए। ठीक। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ रोल्स, बट डेफिनेटली इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन आती है, आपके पास में हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे योर सप्लाई चेन विल नॉट गेट इम्पैक्टेड। एंड इज देयर एनी प्रोफेशन लाइक कि जो एंड हो गया हो, कि लोग पहले, जैसे आज सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट है, एंड आई थॉट कि ये आने वाले टाइम में टेक ड्रिवन हो जाएगा, रोबोट ड्रिवन हो जाएगा, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो थोड़ा धीरे कम होता चला जाएगा। तो क्या ऐसा है कि फ्यूचर में इसमें जॉब्स चली जाएं लोगों की, कि आज वो इसमें एमबीए पीजीडीएम परस्यू कर रहे हैं, बट आने वाले 15-20 साल में अगर रोबोट्स उसको डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट, और पूरी प्लानिंग एआई कर रहा है, मशीन्स कर रही हैं, तो फिर इंसानों की जॉब जाए? थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच लिया। ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपके कोई भी एआई आ जाए, एजेंटिक एआई आ जाए, रोबोटिक्स आ जाए, या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, दे कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमंस। काम करने का तरीका बदल जाएगा। हर प्रोफेशनल को समय के हिसाब से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, बट आपका जो बेसिक फंक्शनल डिलीवरेबल्स है, जो ह्यूमंस कर रहे हैं, वो ह्यूमंस को ही करना पड़ेगा। आपको कुछ से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, जब मैं मैनुअल काम कर रहा था, सारे काम मैं मैनुअल कर रहा था। जब मैं एसएपी में गया, सो आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम एसएपी, तो वहां पर एक नए सेट के लोगों की जरूरत पड़ी जिसने इंप्लीमेंट कराया, जिसको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थी, दे वेंट अहेड एंड इंप्लीमेंटेड द एसएपी।
जब ऐसे भी इम्प्लीमेंट हो गया, फिर एक ऐसी टीम बनाई गई जो कुछ फंक्शनल लोग आए, कुछ टेक्निकल लोग आए मिला के, जिसको सपोर्ट टीम कहा गया। कि अगर आपको टेक अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आपको सपोर्ट टीम की जरूरत पड़ेगी, जो जिनको बिजनेस भी समझ में आता हो और जिसको आपका प्रोडक्ट भी समझ में आता हो, और फिर वो आपकी अगर कोई गैप है या काम कहीं रुक रहा है उसको ट्रांसलेट करके आपको इमीडिएट सॉल्यूशन देंगे। तो कभी भी जॉब कम नहीं होने वाली है, जॉब हमेशा रहेगी, कितने भी इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए कि किसी भी तरीके के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को या टूल को या प्रोडक्ट्स को, इफ यू वर्क एज योर स्लेव, यू ट्रीट देम एज योर स्लेव, you will flourish like anything. The moment you will allow them to become your master, then you are a gone case. Okay. थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। Okay. So अगर आपकी डिपेंडेंसी सारी की सारी अगर सिस्टम के ऊपर हो गई, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज की तारीख में बच्चों को अगर कुछ भी पूछा या आंसर देने के लिए बोला या तैयार करने के लिए बोला, पहले के समय में क्या होता था, वो 4-5 किताबें पढ़ते थे, कुछ लिटरेचर रिव्यू करते थे, लोगों से बात करते थे, आपस में डिस्कशन करते थे। आज क्या करते हैं, वो प्रॉम्प्ट डालते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। मैं भी करता हूँ। देयर कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड बिल्डिंग द आइडियाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चली जाएगी। उनको रहेगा मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ और मेरे को आंसर मिल जाएगा, फिर उसको अपने तरीके से इवॉल्व कर पाए। अब एक नई जो सोच अगर आ रही है वो कि आपको प्रॉम्प्ट जो आपको लिखना है, उसके लिए भी आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा टू गेट द राइट आंसर्स। अभी सर एक और नया आ गया, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। करेक्ट। सो आप जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे चीजें और अपडेटेड होती चली जाएंगी और नई नई चीजें सामने आती जाएंगी। एमबीए या पीजीडीएम, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट में आप क्या चूज करोगे आज? MBA Logistics and Supply Chain Management from my institute is my number first priority. Because you are leading there and... No, it is not because I am there. It is because that program is an industry-led program. Done. The people who are teaching there have worked in industry. Done. They lived those moments. They have gone through with the complete cycle. They understand what supply chain is all about. Somebody who reads the books and then comes and teaches you versus a person who has lived their life and then the person is coming and teaching you. There's a huge difference, right? Definitely. And then apart from my institute, there are a couple of good institutes also. But my question is PGDM or MBA? What will you choose? So my first preference was mine. Second was PGDM. From any institute? For any reputed institute, I would say. Done. And where is the more CTC offered if in MBA and PGDM? Again, this is a very debatable question. Probably we might have to have a separate discussion. I know that, but this question is from the student side. Yeah, because see, CTC depends on various factors. How you are preparing yourself to become a professional right from the day one itself. If you are not that much sincere student, probably your CTC will be on the lower side. But you have rightly invested in these 2 years when you are going through with the process of becoming a professional during your MBA journey. I think you will get a chance to get a good higher salary packages. And the one more question is, if anyone is doing logistics management from India and he or she will looking a job in European countries like in Zurich, where the population is very low, around 5 or 4 lakhs population is entire country, तो वहाँ इस स्ट्रीम की वैल्यू होगी, बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड अ बिग नंबर ऑफ पॉपुलेशन हियर. तो वहाँ उतना ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि लोग मैनेजमेंट एंड ऑल पर उतना फोकस्ड रहते होंगे, बिकॉज अब पॉपुलेशन इज लो, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर भी उतना फोकस नहीं होता हो. मेरा ये सिंपल मानना है कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में फ्यूचर अगर कैरियर का कहीं है तो वो सिर्फ इंडिया में है, इसके अलावा कहीं नहीं है. इंडिया छोड़ के नहीं, इंडिया छोड़ के अगर जाएंगे तो ठीक है, मतलब आपको इजी मनी दिखाई पड़ सकती है वहां पे, बट लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. सो इट इज पीपल ऑलवेज सी द ग्लॉसी साइड ऑफ द लाइफ. बट प्रॉब्लम यहाँ आती है ना सर, यहाँ पैसे कम है, काम ज्यादा कराते हैं. नहीं, यहाँ पैसे बहुत हैं, आप कमाने वाले बनिए, आप अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, आपको पैसे बहुत मिलेंगे. सर यहाँ पर लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते. जर्मन से अगर कंपेयर करें हम लोग, वहां 7 बजे वाईफाई बंद हो जाता है कंपनी का ताकि कोई काम ना कर पाए. यहाँ 9 बजे तक लैपटॉप बंद नहीं होने देते. मेरा सब क्वेश्चन नहीं है, ये ऑडियंस की साइड से. बिल्कुल सही बात है. मैं बताता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके समझाता हूँ.
जब इंडियंस बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर भी उनकी अप्रोच और थॉट प्रोसेस यही रहता है कि मैं 8 की जगह 9 घंटे काम कर लूँ या 10 घंटे काम करूँ। आपका अगर वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होगा, आपकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने कैरियर में। वाह। एक हमारे यहाँ पर जब मैं कोका कोला में काम कर रहा था, एक मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए एक बाहर से इंजीनियर आया था। वो इंसान मतलब 8:55 पे एंटर करता था, 9 बजे वो ड्रेसअप होके और अपना शॉप फ्लोर पे, और शार्प 5 बजे अपना मतलब ड्रेस डाला और 10 मिनट के बाद बाहर। और अगर आपने इंडस्ट्री को देखा होगा करीब से तो ये पता होगा कि जब आप प्रोजेक्ट स्टेज में होते हैं तो उस टाइम पर आपको बहुत एक्सपेक्टेड ये रहता है कि आप 24/7 काम करें। बट वो बंदा काम करके राजी नहीं था, किसी दूसरी कंट्री से आया था और वो काम कर रहा था। वीकेंड्स में वो होटल में बैठा रहेगा, ही यूज्ड टू हैव द बियर, या खाली बैठ के सोएगा, या व्हाटएवर ही विल डू, बट ही नेवर कम्स टू द फैक्ट्री फॉर डूइंग द जॉब। और उसका जो 8 घंटे का स्लॉट था 9 to 5, उसी 9 to 5 में काम करता था। बट उस 9 to 5 में उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज ऑन द पीक साइड। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैंने ऐसा मैंने देखा भी है लोगों को काम करते। मैंने फाइनेंस के बहुत सारे कोलीग्स को देखा है, वो जब मीटिंग्स में बैठते थे तो कहते थे कि मैं तो रात में 3-3 बजे तक काम करता हूँ। तो उस टाइम पर मैंने जब उनका दिनचर्या को जब पूरा समझने की कोशिश करी, तो सुबह 9, 9:30 बजे आ जाते थे, फिर बैठ के चाय पी रहे हैं, फिर वो बातचीत हो रही है, फिर पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो रहा है, फिर घर में क्या बना था, फिर किसने क्या ड्रेस खरीदी है। तो 12, 12:30 1 बजे तक तो उनका टाइम ऐसे जाता था। फिर वो लंच वंच किया, उसके बाद वो काम करने बैठते थे। तो अगर आपने सुबह 9 से लेके 1 बजे तक का टाइम अपने गॉसिप करने में निकाल दिया, तो आपको काम करने के लिए 2-3 बजे तक तो रुकना पड़ेगा ना। सही बात है। तो वो काम अगर आपने उस टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करिएगा तो जरूर होगा। हाँ, वंस अ वाइल कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जहाँ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट है और आपको एडिशनल आवर्स काम करना है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नौकरी करने निकले तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आई हैव टू बी अवेलेबल 24/7। इस माइंडसेट के साथ कभी मत जाइए नौकरी करने की भैया मेरे को 8 घंटे की नौकरी करनी है। तो फिर आप अपने कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर आप सेटिस्फाई रहिए कि जहां पर आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, हो सकता है अगले 5, 7, 10 साल तक एक ही लेवल पे आपको काम करना पड़े। What is your biggest advice for the students who are pursuing MBA or a PGDM from logistics management and supply chain management for their job? बहुत सिंपल है। जिस जगह पर जिस प्रोफाइल को आप हैंडल कर रहे हैं उसकी एक एक निटिग्रिटीज को अच्छे से समझिए, उसके प्रोसेस को समझिए, काम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, उसकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज गलत हो जाए उसको किस तरीके से करेक्ट करना उसे समझिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करिए। उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझिए। उन इंफॉर्मेशन की क्या सिग्निफिकेंस है बिजनेस में उसको समझने की कोशिश करिए। देन फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स अगेन इट इज पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो अगर ये सब चीजें आप कर रहे हैं और अपने आप को उस फील्ड में एक्सेल करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सप्लाई चेन के आदमी हैं और आपने अपना कैरियर वेयर हाउसिंग से शुरू करा, सो आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 साल के अंदर में आई विल बिकम अ कंप्लीट वेयर हाउस प्रोफेशनल। मेरे को हर एक चीज पता होगी और हर एक चीज का सोल्यूशन मेरे पास होगा। वो टारगेट आप रखिए, 1 से 2 साल के अंदर में आपका हो जाना चाहिए। एंड देन यू लुक फॉर अनदर सब फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप पहले 5-7 साल के कैरियर में अगर आप सब फंक्शंस में रोटेट होके चले जाते हैं और आप उसी इंटेंसिटी के साथ में आप उस जॉब को परफॉर्म करते हैं, 7-8 साल के बाद में जब आप सप्लाई चेन हेड बनेंगे, आपकी हर चीज आपके कंट्रोल में होगी, आपको हर एक चीज की छोटी छोटी बारीकियां पता होंगी। और एज अ पीपल्स मैनेजर जब आप ग्रो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, आपको धंधा समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, काम समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपकी टीम ही आपको बहुत ज्यादा गोली देने वाली है और आप उसको झेल नहीं पाओगे और आपको लगेगा कि वही सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको दूसरे की गोली समझने के लिए आपको खुद को उस फील्ड में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। परफेक्ट। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक्स एंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। शुरुआत होती है रिक्वायरमेंट जानने से, और कई बार शुरुआत होती है अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो एक्सपेरिमेंट से। क्या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, आप मार्केट में डालोगे, मार्केटिंग करोगे, नीड्स जनरेट करोगे, लोगों को समझाओगे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप इस प्रोडक्ट को यूज करो। चाहे जैसे फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली का एग्जांपल ले लें, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था
कोई नहीं सोचता था कि कोई मुंह पर क्रीम क्यों लगाएगा, क्या क्रीम लगाने से गोरे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग इस तरीके से करी। आई डोंट नो कितने लोग गोरे हुए, कितने लोग काले हुए, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है सर, आई थिंक आपके पास भी नहीं होगा डेटा, बट वो प्रोडक्ट आज भी बिक रहा है क्योंकि लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट का, जो मुझे समझ में आया कि भाई मार्केट में डिमांड क्रिएट करो, फिर वहां से प्रोक्योरमेंट करो और उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको स्टोर करो, फिर उसको मार्केट में वेंडर के पास पहुंचाओ, फिर मार्केटिंग करो। और ये इतना ज्यादा मैसी है कि मेरे तो बस की नहीं है कि इसको एक पॉडकास्ट में कवर करना। मैं इसके सबसेट नोट करूंगा और सबसेट के थ्रू हम एक एक सबसेट को समझेंगे और उसकी इंटीग्रिटी को, उसके पार्ट को, उसके टूल्स को, और आपके लिए पर्टिकुलर हर एक सबसेट पर एक पॉडकास्ट, एक क्लास बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, रेदर देन ऑफ इट। बट उसके लिए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन देना कि आप किस सबसेट से ज्यादा प्रभावित हो और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। इफ यू आर इन अ जॉब, इस किसी कंपनी में हो और वहां आपको इंडस्ट्री समझ में नहीं आ रही, आपको उस प्रॉब्लम आ रही सबसेट को मैनेज करने में, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। अपार्ट ऑफ दैट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट ही इज द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो आज के टाइम पे बहुत लीड कर रही है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो। अब वो किस तरीके से कर रही है, गूगल के ऊपर हम कभी रिसर्च करेंगे कि वहां ये सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट का क्या रोल है, माइक्रोसॉफ्ट में क्या रोल है, इन डिफरेंट कंपनीज में। तो आप वो केस स्टडीज के लिए हमें कॉन्टेक्ट करना कॉमेंट सेक्शन में कि आप इसके ऊपर एक केस स्टडी बनाइए, डालिए, फिर उस पर हम आगे कॉन्टेंट बनाएंगे। Thank you so much, sir, for coming here and giving us time. Thank you, Dhruv, for having me on the show. And thanks to all of you who are watching till now. Seriously, thank you so much. अगर आपने हमें इतनी देर तक देखा है, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, thank you so much. Thank you.